Hello, Jyoti madam, can you hear me? Yes, yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, ma'am. You can take class, ma'am, now. Yes. सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई है अभी। स्क्रीन शेयर हो जाएगा मैम। आप उस शेयर स्क्रीन में जाइए। यस यस हो गया सर। मैंने आपको कोहोस्ट जी जी हो गया मैम स्क्रीन शेयर। यस यस। हेलो। मैं स्टार्ट सर? जी मैम, स्टार्ट कर दीजिए मैम। ओके ओके, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स के लिए आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट 7 पे आ गए हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स का इम्पोर्टेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अपैरल सेक्टर में हम जब काम करते हैं ये बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है और अलग अलग यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, सेक्शन होते हैं, अलग अलग उस पर काम होता है। तो हर एक जो डिपार्टमेंट होता है उसमें एक अलग टर्म यूज, कटिंग है तो कटिंग से रिलेटेड होंगे, पैटर्न मेकिंग में पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड होंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि जहाँ स्विंग होती है तो उससे रिलेटेड होंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं, लेकिन ये सब मिलकर क्योंकि एक ही से जुड़े हुए हैं, पूरा जो अपैरल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम जब इस फील्ड में काम कर रहे होते तो हमें इनके बारे में पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म किस लिए यूज किया जाता है, कहाँ पर। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप कभी भी इस फील्ड में काम करते हैं, अगर आप टर्म्स को लेकर बात करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि आप फील्ड से कितना कनेक्टिंग है, आप कितना इससे जुड़े हुए हैं और आपको कितना इसके बारे में नॉलेज है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स को हमेशा आपको याद रखना चाहिए। आज हम पी से स्टार्ट होने वाले टर्म्स लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर फुट। प्रेशर फुट में मशीन जब आप चलाते हो, आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो मशीन पूरी इम्पॉर्टेंट है कपड़ा सिलने के लिए, लेकिन प्रेशर फुट ये आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, ये फैब्रिक को होल्ड करता है ना। जब हम फैब्रिक को मशीन पर लगाते हैं तो प्रेशर फुट से इसके ऊपर प्रेशर आता है। प्रेशर फुट जिस रॉड से जुड़ा होता है उसे प्रेशर फुट बार कहते हैं। ये प्रेशर फुट जो होता है इससे इसके नीचे फीड डॉग होते हैं जो कपड़े को आगे धकेलते हैं और प्रेशर फुट कपड़े को प्रेस करता है। और इस तरह से इसमें जो होल है इसके जरिए निडल अंदर जाती है और आपके फैब्रिक की आप सिलने के लिए रेडी होता है। प्रेशर फुट अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे आप लोग जब हेमिंग के लिए यूज करते हैं, पिको के लिए यूज करते हैं तो उसमें फोल्डर वाला होता है। आप जब जिप लगाते हैं तो वन साइड लेफ्ट या राइट साइड का केवल हाफ प्रेशर फुट होता है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रेशर फुट का यूज किया जाता है। ये हुआ प्रेशर फुट। फिर है प्री श्रिंक। प्री श्रिंक मतलब पहले से सिकोड़ा हुआ, श्रिंक यानी सिकोड़ना, और प्री श्रिंक मतलब पहले से जिसको श्रिंक किया गया हो। यानी आप जब कपड़ा मार्केट से खरीदते हो, आप लोग सभी ब्लाउज पीस देखते हो, ब्लाउज का फैब्रिक मैक्सिमम लड़कियां देखती है जिस पर एक सिल लगा होता है गोल्डन कलर से, या उस पर स्टिकर लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है प्री श्रिंक, मतलब ये पहले से ही श्रिंक किया हुआ है। किसी किसी फैब्रिक पर लिखा होता है कि ये जो है इस पर श्रिंकिंग की वो नहीं की हुई है, मतलब वो कपड़ा जो है वो आपको पानी में डालने के बाद, धोने के बाद में छोटा हो जाएगा। श्रिंक होना यानी क्या होता है, जब हम किसी कपड़े को पानी में डालते हैं तो उसकी जो उसकी लंबाई चौड़ाई में जो अंतर आता है यानी छोटा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, श्रिंकेज कहते हैं। यानी वो कपड़ा जो है श्रिंक हो गया। स्पेशली जो कॉटन का फैब्रिक होता है उसकी विशेषता होती है कि वो हमेशा श्रिंक होता ही होता है। तो इसीलिए कभी भी जब हम कपड़ा सिलते हैं तो हमें उसे सिलने से पहले पानी में भिगोकर रखना चाहिए। अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग तरह से टाइम के अनुसार 1 घंटा 2 घंटा, डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं उनको उसके अनुसार हमें पानी में डुबोकर रखना चाहिए और कपड़े को उसके बाद में अच्छे से मसल कर निकालना चाहिए। जैसे हम फॉल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए है फॉल का। आप मार्केट से फॉल लाते हो, उसे पानी में भिगो के रखते हो। पानी में भिगोने पर क्या होता है, वो फॉल जो होती है एकदम, हम जब लेते हैं एकदम चिकनी दिखती है, एकदम स्मूथ होती है उसकी सरफेस और बहुत अच्छी फिनिश की हुई रहती है। लेकिन जब आप उसे पानी में डाल के रखते हो और उसके बाद जब उसे मसल कर निकालते हो तो पूरा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, एकदम नरम हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो है मांड निकल चुका है। और खींच कर इन्हें जब फिनिशिंग की जाती है फैब्रिक की, फैब्रिक आपका वीविंग होने के बाद
बुनाई के बाद में फैब्रिक को फिनिशिंग दी जाती है, उसमें उसको सब तरफ से टाइटली खींच कर उसको फिनिश किया जाता है। तो श्रिंक होने से क्या होता है कि उसकी लेंथ और विड्थ में डिफरेंस आ जाता है। अलग अलग कपड़ों का जो श्रिंकेज का परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है। कुछ कपड़े बहुत ज्यादा श्रिंक होते हैं, प्योर कॉटन है, अगर वो कॉटन आपका डाइड है या उस पर बहुत ज्यादा स्टार्च किया हुआ है तो वो कपड़ा 100% श्रिंक होगा। कुछ कपड़ों पर पहले से ही टैग लगे होते हैं, आप जब अपने लिए ड्रेसेस भी खरीदते हैं तो उनपे जो टैग लगे होते हैं, जो लेबल लगे होते हैं, उन पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती है कि पहले से श्रिंक किया हुआ है या नहीं, ये कपड़ा श्रिंक हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कोई कपड़ा स्टिच करते हो, आप अपने लेवल पे काम कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किसी का भी अगर स्टिचिंग के लिए आपको कुछ मिलता है, सिलने को कपड़ा आता है, तो आपको सबसे पहले उसे या तो उन्हें बोलिए क्या वो पहले से इसे पानी में धोकर दे, या फिर आपको उसे वॉश करने के बाद, मतलब पानी में भिगोने के बाद में, श्रिंक करने के बाद ही उसको स्टिच करना चाहिए, नहीं तो साइज में डिफरेंस आ जाएगा। यानी आप जब सिलते हो तो आप बराबर मेजरमेंट से सिल रहे हो, लेकिन जब वो वॉश करके उस ड्रेस को पहनेंगे तो वो ड्रेस उन्हें टाइट होगी। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा श्रिंक हो गया है। इसलिए प्री श्रिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पैटर्न मास्टर, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, ये है पैटर्न मास्टर। पैटर्न मास्टर जो होता है ये शार्प ये अलग ही शेप में स्पेशल इसका शेप होता है। आप देख रहे हैं बाहर से इसमें ज्यादा हल्का कर्व भी है और डीप कर्व भी दिया हुआ है, देख रहे हैं, एक साइड में स्ट्रेट लाइंस है। इसके अंदर की तरफ आप देखेंगे कि जिस तरह से आप लोग फ्रेंच कर्व का यूज करते हो आर्मोल की शेप देने के लिए, नेक पर गोलाई देने के लिए, तो इसमें वो शेप भी दी गई है जिससे आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, इसके आउटलाइन से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका पैटर्न मास्टर। ये स्पेशली शेप्ड रूलर होता है जो पैटर्न कटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये क्लियर प्लास्टिक का बना होता है, यानी एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। इस पे आप ये लाइंस देख रहे हैं, जैसे आपको कितना मार्जिन रखना है, ये लाइन की जो है ये डिस्टेंस देके रखी है, आप इसे एग्जैक्ट उस पहले वाली लाइन पर इसको रखकर और सीम अलाउंस के साथ में इसको बाहर वाली लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हो। ये होते हैं पैटर्न मास्टर। ट्रांसपेरेंट होने से इसमें ये फायदा होता है कि आप इसमें अलग अलग लाइंस का यूज कर सकते हो। इसमें जो है मेजरमेंट ये दे के रखे हैं अलग अलग आर्मोल के लिए, आउटर लाइन, डीप कर्व है, लाइट कर्व है, और इसका यूज करके आप पैटर्न जब बनाते हो तो पैटर्न में आपकी फिनिशिंग बहुत आती है। एक जैसी लाइन जब हम स्पेशली जब हम ड्रैपिंग करते हैं तो हम ट्रूइंग की प्रोसेस होती है, ट्रूइंग में हम लोगों को इतने कर्व देने में दिक्कत आती है। अगर हम इन सब का यूज करके करेंगे तो हमारे पैटर्न में फिनिशिंग आएगी, लाइंस जो है हमारी बहुत फिनिशिंग से बनेंगी। फिर है पिन कुशन। अब पिन कुशन जब आप सीखने लगते हैं, स्टिचिंग का काम सीखते हैं और शुरुआत करते हैं, तो आपको फैब्रिक को होल्ड करने की, यानी फैब्रिक को पकड़कर उसको संभालने की आदत नहीं होती है। जब आप मशीन पे भी काम करते हो और जब सिलाई लगाने लगते हो तो आपसे अभी नए नए सीख रहे होते हैं, तो फैब्रिक क्या होता है आपका, शोल्डर पे आप सिलाई लगा रहे होते, एक जो है ऊपर और नीचे वाले में अंतर आ जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, एक जैसा नहीं। तो आप उसको या तो कच्चा करेंगे, या कच्चा करने की जगह, कच्चा यानी बास्टिंग करेंगे सुई धागे की मदद से, या फिर उसको इस तरह से, ये जो पिन्स होती हैं इस तरह से, ये शार्प पिन हमारी ड्रेपिंग के लिए यूज की जाती हैं, ये पिन को लगाकर हम बास्टिंग की जगह इन्हें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रेपिंग जब हम करते हैं तब भी हम इन पिन का यूज करके फैब्रिक को ड्रेस फॉर्म के ऊपर इसे अटैच करते हैं। फिर आप जब पेपर पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रख के उसे लेआउट करते हो और कटिंग करते हो या मार्किंग करते हो, वो बार बार हिल जाता है, मूव होने से क्या होता है आपकी लाइनें गलत हो जाती, गलत मार्किंग हो सकती है। तब पेपर पैटर्न को भी कपड़े के ऊपर इन पिन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। लेकिन जब ये पिन हम यूज करते हैं, हम टेबल पर काम कर रहे हैं, हमारा काम कपड़ा और पेपर दोनों यूज कर रहे हैं, आप पिन एक छोटी सी चीज है, जरा से इधर उधर गिर गई और पैर में लगने से ये इसको आपको लग सकता है, तो इसे संभाल कर रखने के लिए हम इस तरह के कुशन्स बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक छोटे फैब्रिक को इस तरह से सिल कर गोलाई में, आप अलग अलग शेप में भी सिल सकते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसा भी, और उसमें अंदर की तरफ रुई या स्पंज को डाल करके इसे बंद करते हैं, और इस तरह से आप किसी डिब्बियों में भी इन्हें रख सकते हो, डेकोरेट करके, देखिए कितने सुंदर बन जाते हैं। आप इस तरह से हाथ में पहनने का भी बना सकते हो। इसके अलावा इसमें इस तरह की ये मशीन पर जब काम करते हैं तो ये इलास्टिक न लगाकर, डोरी लगाकर
मशीन का जो हेड होता है साइड में, वहां पर भी आप इसको बांध सकते हो और मशीन पर सिलते समय जो हम पिन निकालते हैं उन्हें निकालकर उस पर लगा सकते हैं। ड्रेपिंग के टाइम हाथ में पहनना ठीक होता है, पैटर्न का काम करने के टाइम भी हाथ में या इस तरह से डिब्बियों में भी हम रख सकते हैं। इस तरह आपके देखिए दोनों सामान सेव हो जाते हैं, पिन भी और आपके छोटी छोटी बटन से, हुक से, ये भी। तो पिन कुशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आप लोगों के पास होना चाहिए अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो। फिर प्लेकेट। प्लेकेट सभी को पता है, कोई भी गारमेंट जब हम पहनते हैं तो उसे पहनने के लिए आपको सुविधाजनक होना चाहिए। अब शर्ट में तो बिल्कुल नेक पैक रहता है, कुर्ते में पैक होता है, अगर उसमें ओपनिंग नहीं रखी जाएगी तो आप उसे पहनेंगे कैसे? तो इसी जो हम मूवमेंट के लिए, गारमेंट को पहनने के लिए, आसानी से पहनने और रिमूव करने के लिए जो ओपनिंग रखते हैं, उन ओपनिंग को जब हम फिनिश करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेकेट कहते हैं। जैसे कि ये शर्ट की प्लेकेट है, कफ पर होती है प्लेकेट, आपके नेकलाइंस में भी होती हैं अलग अलग तरह की जिपर प्लेकेट। कई जगह हम प्लेकेट को जिप से फिनिश करते हैं, ब्लाउज में हम हुक से करते हैं, शर्ट्स में, टॉप्स में बटन से करते हैं। तो ये जो होता है, इसे क्या, ये गारमेंट में जो ओपनिंग सेक्शन होता है, जो ओपन सेक्शन होता है कफ में, नेक लाइंस के पास में, और स्कर्ट्स में वेस्ट लाइन पर होता है, ट्राउजर्स में होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेकेट्स कहते हैं। हम ये जो ओपनिंग को फिनिश करने के लिए ये पट्टियां लगाते हैं और जिस तरह से जिपर प्लेकेट के लिए हम ये लगाते हैं, स्पेशली इन्हें प्लेकेट कहा जाता है। फिर है प्लाई। प्लाई ज्यादातर जो शब्द आपने सुना है, जो लोग नीटिंग करते हैं यानी कि ऊन से स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो ऊन खरीदने जाते हैं तो मार्केट में ऐसे बोलते हैं ना, हमें सिंगल प्लाई का चाहिए, 2 प्लाई का चाहिए। मतलब उसमें आप जैसे देख रहे हैं, कोई भी धागा आप लीजिए, आपके पास जो सिलाई का है, उसे आप अपोजिट साइड में, यानी कि वो जिस साइड में पूरा घूम के टाइट हुआ है उसके अपोजिट में उसे ट्विस्ट करेंगे और उसे लूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें से बारीक बारीक बहुत सारे ऐसे धागे निकलते हैं। तो ये जो एक एक जो धागा होता है, सिंगल स्ट्रैंड, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल थ्रेड होता है, उसको इनको मिलाकर और इनको ट्विस्ट किया जाता है, यानी कि इनकी बटाई की जाती है। जिस तरह से हम दोनों हाथों के बीच में रुई की जो बनाते हैं पूजा के लिए, दिया की बाती बनाते हैं, उस तरह से इन्हें ट्विस्ट किया जाता है। तो ये ट्विस्ट होने के बाद में इन्हें मजबूती आती है और ये इकट्ठे होकर इस तरह से बनते हैं। हम इसे खोलते तो हम देखते हैं कि कितना, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंगल प्लाई है, ये डबल प्लाई, मतलब दो यान को मिलाकर के एक यान बनाया है। मल्टीप्लाई, इसमें कई सारे यान को मिलाकर, 2 से ज्यादा होंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, फिर वो 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो प्लाई क्या होती है? कितने यान्स को मिलाकर एक थ्रेड तैयार किया गया है। फाइबर जो होते हैं, आपको मैंने बताया, फाइबर्स जो हमें रॉ फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि जैसे हमें कॉटन से मिलता है, हमें फ्लैक्स से मिलता है, अलग अलग, उन फाइबर्स को मिला करके ट्विस्ट करके यान बनता है। इन यान्स को जब इकट्ठा करके और इनसे अलग अलग तरह के थ्रेड बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव, अलग अलग नॉवेल्टी यान्स बनाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं आपकी क्या कहलाती है? इसमें जब एक स्ट्रैंड इसका निकाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल थ्रेड को हम प्लाई कहते हैं। इसी तरह हम जब कपड़े की कटिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज में आप देखते हैं कि एक बार में एक कपड़े की कटिंग नहीं होती है, काफी सारी फैब्रिक की लेयर्स को एक साथ में कटिंग किया जाता है। तो ये जो लेयर्स होती हैं, इसमें जब आप देखेंगे, ये मान लो ये 100 लेयर्स है, तो इसमें 100 लेयर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? प्लाई है। कितनी प्लाई है? इसको फैब्रिक की प्लाई कहते हैं। कितनी तहें हैं? ठीक, तो ये जो टर्म है ये कहाँ पर यूज हुआ हमारे? हम लोग लेयर नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्लाई यूज कर रहे हैं। ये टर्म हमारे ट्रेड से रिलेटेड है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर धागा बनाने के लिए प्लाई यूज हुआ है और यहाँ पर फैब्रिक की जो लेयर्स है, उस फैब्रिक की जो तहें हैं उनके लिए भी हमने कौन सा टर्म यूज किया है? प्लाई। नेक्स्ट है पाइल। प्लस और शगी सरफेस ऑन अ फैब्रिक, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, टॉवल के फैब्रिक हैं ये, इन पर आपको इस तरह से ऊपर ये सरफेस दिखाई दे रही है, रोए उठे हुए दिख रहे हैं, उभरे हुए नैप बोलते हैं इन्हें, पाइल भी बोलते हैं और नैप भी कहते हैं। ये हर बार मैं आपको बताती हूँ।
ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो आपने वेलवेट देखा है, वेलवेट में जो होते हैं इस तरह से कटे हुए, मतलब इस तरह से लुप नहीं होते हैं, और टॉवेल्स में आप देखेंगे इस तरह के ये गोल गोल लुप्स बने होते हैं, अनकट होते हैं। ये अनकट पाइल या लूप पाइल बोलते हैं और इन्हें कट पाइल बोलते हैं। ये थोड़े से जो ये जो सरफेस में होते हैं, जो अनकट पाइल होते हैं, इनका जो सरफेस होता है थोड़ा सा हार्श, थोड़ा मतलब खुरदुरा सा, जैसे हम टॉवेल्स का यूज करते हैं बॉडी को क्लीन करने के लिए, तो ये पानी भी सोखते हैं प्लस स्किन को थोड़ा सा रब भी करते हैं। इसी तरह वेलवेट में आप देखते हो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ होता है, उसकी पाइल की कटिंग की वजह से होता है ये। इन पाइल को जब कट कर दिया जाता है तो इनके एक एक जो प्लाइज है वो खुल जाती है, रेशे खुल जाते हैं, इस वजह से सॉफ्ट हो जाता है। हम जो फर वाले हम टॉयज बनाते हैं, सॉफ्ट टॉयज होते हैं कई चीजें, उनमें भी आप देखते हैं कि उनके जो होते हैं पाइल बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो कट पाइल होते हैं, और ये जो होते हैं लुप पाइल या अनकट पाइल इन्हें बोला जाता है। टेक्सटाइल्स में इनका ज्यादातर यूज कारपेट्स के लिए किया जाता है। कॉर्ड्राई का जो कपड़ा होता है वो भी मैंने आपको बताया, वेलवेट, प्लश, इस तरह के जो टर्किश टॉवेल, इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं, इन सब में क्या होते हैं पाइल, पाइल या नेप, दोनों का एक ही मतलब होता है। पाइल भी कहते हैं इन्हें, नेप भी कहते हैं। अब है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपने देखा है, हम लोग जब कपड़े की कटिंग करते हैं, हम पैटर्न बनाते हैं, हम ब्राउन पेपर पर बनाते हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दो पीस अगर पैटर्न की कटिंग कर रहे हैं तो पेपर का जो रॉन्ग साइड और राइट साइड, यानी उल्टी साइड चिकनी खुरदुरी होती है और राइट साइड पर थोड़ा सा स्मूथ शाइनिंग होता है, तो हमें उनकी भी कटिंग करते समय उन पे मार्क करना चाहिए कि कौन सा राइट साइड है, कौन सा रॉन्ग साइड है। इसी तरह जब हम कपड़े में कटिंग करते हैं तो आपके जो कपड़े की डिजाइन होती है ना, स्पेशली जब चेक्स होती है, लाइंस होती हैं, प्लेट्स होती हैं, तो इनमें आपको लाइंस आपस में मैच होनी चाहिए। ये दोनों पीस अलग अलग कटिंग हुए, फ्रंट तो दो पार्ट में कटता है शर्ट का, लेकिन जब हम इन्हें पहनते हैं, स्टिच होता है, तो ये दोनों पार्ट बटन के साथ प्लेकेट पर बंद हो जाते हैं। एक अगर ये लाइन मैचिंग नहीं होगी तो ये कितना ऑड लगेगा। अब इसमें पॉकेट भी है, आपको पॉकेट अलग से दिखाई नहीं दे रही है, क्यों कि यहाँ पर लाइन को मैच करके पॉकेट लगाई गई है। इसी तरह आपको ये ध्यान रखना होता है जब भी आप कभी भी पैटर्न मेकिंग का काम करते हैं, लेआउट का स्पेशली काम करते हैं, फैब्रिक की कटिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि लेआउट अगर हम प्लेन फैब्रिक का करते हैं तो उसमें कपड़ा हमें कम लगता है, क्योंकि प्लेन फैब्रिक में आप ये मिलाने की जरूरत नहीं होती, ना लाइन मिलानी है, ना आपको चेक्स मिलानी है, वन वे भी नहीं है कि डायरेक्शन देखना है, आप कपड़े को सिर्फ रॉन्ग और राइट साइड देखते हैं। लेकिन जब इस तरह के फैब्रिक होते हैं तो उनमें फैब्रिक का कंजप्शन ज्यादा होता है, क्यों कि उनमें आपको लाइंस को मैच करना होता है, पैटर्न पूरा मैच होना चाहिए दोनों पार्ट्स में। साइड सी में भी अगर दोनों लाइन मैच नहीं हो रही है तो वो आपको गलत माना जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे कि जब हम शोल्डर को भी स्लीव से जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी लाइन सारी मैच होनी चाहिए। ये लाइंस अगर मैच नहीं होती हैं, इट मीन्स आपने गलत पैटर्न कटिंग की है, आपने गलत बनाया है। आप देखते हैं ना, कई बार चेक्स की शर्ट हम सोचते हैं कि बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन कई बार क्यों हमें सस्ता मिल जाता है, क्योंकि आप जब उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें लाइंस मैच ही नहीं कर रही हैं, चेक्स ही नहीं आपस में मिल रही है। तो पैटर्न मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप लेआउट करते हैं, कटिंग करते हैं, और आप अगर अपना काम कर रहे हो तो आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है अगर आपने इन बातों, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा है तो। फिर है पैटर्न डिजाइन सिस्टम, पीडीएस। अभी जो सीटीएस कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों को तो मैनुअल अभी सारा पैटर्न बनाने होते हैं, लेकिन जब आप सीआईटीएस करते हो तब आपको पैटर्न डिजाइनिंग का जो है कंप्यूटर पर आपको करना होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम है ये पैटर्न पीसेस को चेंज करने के लिए, उन्हें देखने के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अगर आपने कोई एक पैटर्न बनाया है, इसमें सॉफ्टवेयर में सारी चीजें होती हैं इसके अनुसार। उसमें आपको अभी जैसे आप पैटर्न बनाते हो, लेआउट करते हो, यहाँ आप करके देखते हो, इसके साथ ही इस पर मॉडल अवेलेबल होते हैं जिस पर आप देख सकते हो। आपको अगर कपड़े का प्रिंट चेंज करना है, डिजाइन चेंज करना है, तो आप यहीं के यहीं पैटर्न को चेंज करके देख सकते हो। प्लस आपको अगर साइज में चेंज करना है तो आपको पूरा पैटर्न नहीं बनाना पड़ेगा। आपने अगर एक बार अगर पैटर्न बनाया, अब आप यहाँ पर कमांड दोगे साइज के लिए, तो ये उस साइज में भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा और आप उसे देख सकते हो। तो ये क्या होता है, पैटर्न डिजाइन सिस्टम है जो कंप्यूटर पर क्रिएट किया जाता है पैटर्न पीसेस को लेकर, उन्हें चेंज करने के लिए, उन्हें चेक करने के लिए, देखने के लिए। फिर है पैच पॉकेट। पैच पॉकेट यानी पैच का हमें पता है, पैच यानी जो हम ऊपर से या कहीं भी कोई कपड़ा अप्लाई करते हैं ऊपर से लगाते हैं,
तो उसे हम पैच कहते हैं। इसे अप्लाइड पॉकेट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले एप्लिक और पैच में डिफरेंस भी बताया है कि एप्लिक जो होता है वो ऊपर से लगाया जाता है और पैच जो होता है कपड़े में अटैच किया जाता है के साथ में। तो ये जो है आपका, ये इसे अप्लाइड पॉकेट भी कहते हैं। ये याद रखिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते हैं तो इस तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं। पैच पॉकेट को अप्लाइड पॉकेट भी कहते हैं। और ये जो होता है फैब्रिक का पीस होता है जिसको पॉकेट बनाकर ऊपर से अटैच किया जाता है। ये जेंट शर्ट में तो लगते ही लगते हैं, इसके अलावा बच्चों की शर्ट्स में, जीन्स में भी आप देखेंगे बैक साइड में इस तरह की पॉकेट लगी होती हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? पैच पॉकेट। नेक्स्ट है पकरिंग। पकरिंग जो है अब हम जब सिलाई करते हैं तो कई बार सिलाई में इस तरह से कपड़े में चुन्नटें आती है, इकट्ठा होता है, कपड़ा इकट्ठा होता है, खिंचता है। तो इस प्रक्रिया को, जो इस तरह से कपड़ा खिंचता है, ये एक तरह का डिफेक्ट है। आप मशीन में ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कब आती है? जबकि आपका ऊपर और नीचे का जो धागा होता है सिलाई के लिए हम यूज करते हैं, मतलब ऊपर रील में लगा हुआ और बॉबिन के थ्रेड में अंतर हो, या कपड़ा बहुत ज्यादा मोटा होता है और सुई उसके अनुसार नहीं लगी है, या कई बार हम कपड़े को स्टिच तो कर देते हैं लेकिन स्टिच नहीं किया गया है, तो धोने के बाद क्या होता है, इस तरह से कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है ये कपड़ा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा, कई बार जो सिलाई के लिए धागा हमने यूज किया है वो वाला धागा भी श्रिंक होता है, धागा श्रिंक हो गया और ये ऐसे, ये तो आपका कपड़ा जो इकट्ठा हो जाता है। इस तरह की जो सल आते हैं सिलाई करते समय फैब्रिक में, तो उसे हम क्या कहते हैं? पकरिंग। इसे हम कहते हैं पकरिंग। आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई देती है पकरिंग अगर कपड़े में आ रही है स्टिचिंग के दौरान, तो उसे रिंकल्स के रूप में ऊपर ये दिखाई देता है फैब्रिक पर। फिर है प्रेसिंग। प्रेसिंग मतलब सभी को पता है, हम प्रेस का यूज करते हैं कपड़ों में। प्रेस एक्चुअली ये हॉट प्लेट से काम करती है। इसमें जो प्लेट होती है इसकी, ये गर्म होती है और हम कपड़े को जब प्रेस करते हैं कपड़े पर चमक आती है, उसके रिंकल्स जो उसमें रिंकल्स आ गई हैं, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, धोने के बाद में उसमें बहुत रफनेस, डलनेस आ जाती है। तो प्रेस करने से क्या होता है, कपड़ा बहुत लश्चर, स्मूथ, सॉफ्ट हो जाता है, उसकी सतह थोड़ी शाइन करती है। और इस तरह से गारमेंट जो है इंडस्ट्रीज में जब पूरा कपड़ा बन जाता है उसके बाद उसमें एक तो हर स्टेप पर भी हमें प्रेस करना चाहिए और कंप्लीट होने के बाद भी गारमेंट को प्रेस करनी चाहिए। अगर आप प्रेस करते हैं हर एक स्टिचिंग के बाद या हर एक प्रोसेस के बाद में आपके गारमेंट को स्टिच करते जाते हैं इन प्रोसेस, तो उसमें फिनिशिंग आती है और सिलने में भी बहुत आसानी होती है। इसलिए प्रेसिंग का जो है उपयोग आपको हमेशा करना चाहिए। सिलते समय प्रेस हमेशा अपने साथ होनी चाहिए। फिर है पॉइंट। पॉइंट सभी को पता है, इस तरह से जब हम पेंसिल को एक डॉट लगाते हैं, कहीं पर भी एक डॉट अगर हम पेंसिल से पुट करते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप पैटर्न बनाते हो या कटिंग करते हो तो आपको उसमें सारे पॉइंट शो करने होते हैं, जैसे पॉइंट, एंड पॉइंट, बस्ट पॉइंट। आपने अगर टक्स लगा रहे हैं तो टक्स का जहां से स्टार्ट करें वहां तो आप नॉचेस लगा देंगे, जहां खत्म करना है वहां पर आपको पॉइंट से शो करना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से सिलाइयों के लिए भी होता है, डार्ट्स के लिए, आपको भी काम कर रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं या पैटर्न को लेकर मार्किंग कर रहे हैं फैब्रिक पर, तो आपको इस तरह से पॉइंट उस पर रखने होते हैं। पॉइंट जो होते हैं ये एग्जैक्ट लोकेशन को बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं उस जगह की, जिससे आपके गलती होने की संभावना कम होती है। अगर आपने बाहर की तरफ तो आप नॉचेस लगा लेंगे डार्ट के लिए, लेकिन डार्ट को खत्म कहाँ करना है उसके लिए आपको एक पॉइंट लगाना होगा कि यहाँ तक आपको डार्ट लेनी है। कई बार हम चौक से पूरा मार्क नहीं करते हैं कि कपड़े पे चौक के मार्क आते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ नॉचेस लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो नॉचेस लगाकर हम फैब्रिक खराब नहीं कर सकते, यहाँ हमें पॉइंट देना होता है। तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लोकेशन को, पोजीशन को बताते हैं और इससे हमारे काम में बहुत फिनिशिंग आती है। फिर है प्लीट। प्लीट जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अलग अलग तो प्लीट्स को देख चुके हैं। ये फोल्ड्स होते हैं यूजुअली जो लेंथ वाइज डायरेक्शन में होते हैं,
ये कपड़ों में लेंथ वाइज डायरेक्शन में होते हैं और गारमेंट को डेकोरेटिव बनाने के लिए, उनमें गारमेंट को फुलनेस देने के लिए उसके जो स्कर्ट का सेक्शन होता है उसको घेरा फैलाव के लिए जो है प्लीट का यूज किया जाता है। ये लूज गारमेंट में यूज, जैसे कि हम लोग कहाँ करते हैं, स्कर्ट्स में करते हैं, फ्रॉक के फ्लेयर में करते हैं। प्लीट्स का यूज हम पैंट पर भी करते हैं, वेस्ट लाइन पर। तो इससे क्या होता है कि आपका जहाँ कपड़ा आपको फिटिंग चाहिए, जनरली जो प्लीट का यूज होता है वो मोटे कपड़ों के लिए, मोटे यानी जो थिक फैब्रिक होते हैं, हैवी वेट वाले कपड़े होते हैं, उनमें हम प्लीट्स का यूज करते हैं। अगर लाइट वेट कपड़ा होगा तो हम गैदर्स का भी यूज कर सकते हैं। जहां पर इस तरह से फैब्रिक होता है वहां हम लोग क्या करते हैं, फ्लेयर को बढ़ाने के लिए, उसमें फुलनेस देने के लिए, वेस्ट पर हमें कपड़ा कम करना है लेकिन नीचे फ्लेयर चाहिए, तो वहां हम लोग प्लीट्स का यूज करते हैं। अब प्लीट्स में जो पूरा एरिया जितना कपड़ा होता है उस पूरे कपड़े को अगर प्लीट जहां से जहां तक डालनी है उसे प्लीटिंग सेक्शन कहते हैं। और प्लीट्स में दो लाइन होती है, एक लाइन जिस पर से हम कपड़ा फोल्ड करते हैं और दूसरी लाइन जहां से फोल्ड को उठाकर हम रखते हैं, तो उसे फोल्ड लाइन कहते हैं। इस लाइन पर हम इसे ले जाकर रखते हैं, उसे हम प्लेसमेंट लाइन कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्लीट्स अलग अलग तरह की होती हैं, बॉक्स प्लीट है, इन्वर्टेड प्लीट है, गार्डियन प्लीट है, नाइफ प्लीट, कीक प्लीट, इस तरह से अलग अलग तरह की जो है आपके प्लीट होती हैं। तो प्लीट्स का यूज हमें इम्पोर्टेंट होता है कि जहाँ फैब्रिक हैवी हो, थिक हो, वेट वाला कपड़ा हो, वहां पर प्लीट्स का यूज किया जाता है। फिर पिक, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कपड़े में दो धागे होते हैं बुनाई में, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज, यानी कि वार्प और वेफ्ट। लंबाई में जो होता है उसे वार्प कहते हैं, जो चौड़ाई में होता है उसे वेफ्ट कहते हैं। लंबाई में जब जो होते हैं कितने संख्या में धागे हैं उसे हम एंड्स कहते हैं, और चौड़ाई में जो धागों की संख्या उसे हम क्या कहते हैं, पिक्स कहते हैं। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है ये आपके पिक, यानी चौड़ाई में जो जितने भी लाइन धागे जा रहे हैं उसको उसका पिक कहते हैं। यहाँ मैंने इस बार आपको समझाने के लिए कि लूम का थोड़ा सा मुझे प्रोसेस मिला है, तो ये मैं दिखाना चाह रही थी। यहाँ आप देख रहे हैं लूम पर किस तरह से ये जो लंबाई के धागे होते हैं तो पहले से सेट कर दिए जाते हैं, इन्हें एक एक धागे को डालकर तैयार किया जाता है। इसके बाद शटल होती है, शटल के अंदर एक बॉबिन लगी होती है जिस पर धागा, बॉबिन यानी एक लंबी रॉड होती है उस पर धागा लिपटा रहता है और इसके अंदर लगाते हैं। इस शटल को जो दो 2, 4, 6 इवन और ऑड नंबर के जो सेट होते हैं, एक बार ये ऊपर जाते हैं, एक बार ऑड नंबर के नीचे आते हैं, उनके बीच से शटल इस तरह से पास होती है और फिर इधर से घूम के, अभी शटल इस तरह से घूम के जाती है, आप देख रहे हैं दोनों शेड बंद धागों के बीच में, और ये जा रही है। तो इस तरह से जब शटल जाती है तो एक एक पिक पूरा होता है, यानी कितनी बार शटल गई, कितने धागे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पिक कहते हैं। पिक 1 इंच में इसकी देखी जाती है। कपड़े की जो क्वालिटी चेक करने के लिए क्या चेक किया जाता है, 1 इंच में कितने एंड्स हैं और कितने पिक्स हैं। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पूरा ये दिखाई दे रहा है। ये जो शटल जा रही है ये हर बार जब जाती और आती है तो पिक होता है। इस तरह से जो चौड़ाई वाले धागे होते हैं उनको हम काउंटिंग के लिए, उनके लिए टर्म यूज किया जाता है पिक। फिर है प्लेड। प्लेड अभी आप लोग काफी दिनों से पढ़ भी रहे हैं। प्लेड एक पैटर्न होता है जिसमें कलर्ड बार्स होती हैं, मतलब रंगीन धारियां होती हैं, या फिर इनसे इन धारियों को जब राइट एंगल में मिलाया जाता है, राइट एंगल यानी स्ट्रेट, लंबाई और चौड़ाई में जब ये क्रॉस होती हैं, आपस में मिलती हैं और इनसे जो पैटर्न तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्लेड कहा जाता है। प्लेड यानी चेक्स। जनरली जो प्लेड में यूज होते हैं डिजाइन, उसमें चेक्स होती है, इसमें कलर्स मल्टी कलर हो सकते हैं, डबल कलर हो सकते हैं, अलग अलग कलर्स में अलग अलग पैटर्न्स में चेक्स होती हैं। अब चेक्स डिजाइन के आधार पर, उनकी डिस्टेंस के आधार पर, लाइंस के आधार पर चेक्स बहुत तरह की हो सकती हैं। इसी तरह से जब बहुत सारे कलर्स में इसे बनाया जाता है तभी रिपीट होती है और अलग अलग जगह पर। ये देखिए जैसे यहाँ पर आपको ये चेक्स दिख रही है, रेक्टेंगुलर है, ये वाली स्क्वायर होती हैं, इस तरह से ये पैटर्न तैयार होते हैं। लेकिन प्लेट फैब्रिक की विशेषता क्या होती है कि इसमें हमेशा कलरफुल बार्स यानी लाइंस को यूज करके उनको राइट एंगल में जब ये क्रॉस करती हैं तो उससे जो तैयार होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्लेट कहते हैं। अब है पॉपलिन। पॉपलिन अ फैब्रिक मेड यूजिंग, का जो कपड़ा होता है
ये कॉटन कपड़ा होता है और जनरली जो ये कपड़ा होता है ज्यादातर जेंट्स कपड़ों के लिए यूज किया जाता है और इससे लेडीज लोगों के लिए जो प्योर कॉटन के जो हैवी फैब्रिक के पेटीकोट बनते हैं वो भी इनके बनाए जाते हैं। पॉपलिन का जो कपड़ा होता है इसका यूज ज्यादातर जेंट्स गारमेंट्स के लिए किया जाता है और आप देखेंगे कि इस कपड़े में जो बुनाई के समय वैसे तो प्लेन वीव से बना होता है लेकिन इसमें धारियां दिखाई देती है। इसकी बुनाई, इसका टेक्सचर जो होता है वो इस तरह से दिखाई देता है और इसमें जो यूज किए जाते हैं स्टेपल फाइबर्स का यूज, मतलब छोटे छोटे कॉटन होता है, कॉटन के रेशे छोटे होते हैं, उन्हें मिलाकर धागा बनाया जाता है। इस वजह से इसकी सतह क्या होती है, इसे धोने के बाद में थोड़ी सी इसकी सतह पर हल्के बिल्कुल बारीक बारीक से रोए से दिखाई देते हैं और इन कपड़ों को हमेशा प्रेस करना जरूरी होता है। बिना प्रेस के पॉपलिन का कपड़ा डल दिखाई देता है। फिर है पर्ल स्टिच। पर्ल स्टिच स्वेटर हम नीटिंग की जब प्रोसेस करते हैं यानी बुनाई की जो प्रक्रिया होती है जिसमें कि मैंने बताया एक ही धागे का यूज किया जाता है, वुवन और निटिंग, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, निटिंग कहलाती है। इनमें स्ट्रेचेबल, इनमें स्ट्रेचिंग की जो कैपेसिटी होती है इनकी वो ज्यादा होती है और इनकी बुनाई की जो प्रोसेस है ये दोनों साइड से होती है। आप देखेंगे एक साइड में लंबी धारियां दिखाई देती है, दूसरी साइड में इस तरह से दिखाई देती है। इसके अलावा जो पर्ल स्टिच होती है उसे हम दोनों साइड से एक जैसी, यानी कि जब आप स्वेटर बुनते हैं तो उसमें नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है उसमें दोनों साइड एक जैसी बुनाई आती है, तो इसको बुनने का जो तरीका है वो चेंज होता है और इस तरह से जो ये लूप्स नजर आते हैं इस तरह से गोल गोल से, ये इन्हें इसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, पर्ल स्टिच कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्वेटर्स हैं और इन्फेंट्स यानी बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इस तरह के फैब्रिक यूज किए जाते हैं। ये एक तो बल्कि होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्पोर्ट्स वियर के लिए और इस तरह के कपड़ों का यूज किया जाता है। इनकी एक विशेषता होती है कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और स्ट्रेची भी बहुत होते हैं। इसी वजह से छोटे बच्चों के लिए जब कपड़े यूज किए जाते हैं तो ज्यादातर इस तरह के यूज किए जाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, पर्ल स्टिच। पिन टक। पिन टक, यहाँ डायग्राम में जैसे कि देख रहे हैं ये टक्स हैं। हम कपड़ों में टक्स का यूज डेकोरेटिव पर्पस से, सजावट के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता है, अभी ही ऐसा हुआ होगा कि छूटा है, अदरवाइज ये हमेशा रिपीट होता है। टक्स जो होते हैं, पिन टक्स की एक तो डिस्टेंस जो होती है टक्स की सिलाई लगाने के लिए एक पिन के बराबर, यानी कि सुई का जो पॉइंट होता है इतनी ही दूरी पर इसे छोड़कर सिलाई लगाई जाती है और इनका जो यूज होता है ज्यादातर डेकोरेटिव पर्पस से किया जाता है। पिन टक्स से हम लोग नेक पर जो कई बार हम डेकोरेटिव बनाने के लिए नेक पर इस तरह से अलग से पैच बनाकर टक्स का लगाते हैं। कुर्तियों में होता है, कुछ फैब्रिक भी पूरे टक्स वाले बने होते हैं जिनके हम कॉटन पर ज्यादातर किया जाता है ये, और ये बहुत नैरो होते हैं और मल्टीपल होते हैं, एक ही टक का यूज नहीं किया जाता। पिन टक्स हमेशा मल्टीपल होते हैं, तीन तीन के सेट में या कंटिन्यू पूरे फैब्रिक में भी होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पिन टक। प्रिंसेस सिम। प्रिंसेस सिम, प्रिंसेस सिम के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। प्रिंसेस लाइन कुर्ती, प्रिंसेस सिम जो होती है दो तरह से ये लगाई जाती है। ये वर्टिकल सिम लाइन होती है जो कि डार्ट की जगह पर यूज की जाती है जब हमें डार्ट्स नहीं देनी है और हमें फुलनेस भी चाहिए, जैसे बस्ट पर हमें फुलनेस चाहिए, शेप चाहिए बॉडी में, तो वहां पर डार्ट की जगह हम किसका यूज करते हैं, प्रिंसेस लाइन का यूज करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, डार्ट्स को कट कर देते हैं कंटिन्यूशन में और एक ही सिलाई में इसको हम फिनिश करते हैं। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर आपको ये आर्मोल से लिया हुआ है, इसी तरह से शोल्डर से भी प्रिंसेस लाइन की कटिंग होती है। शेप हमारा बस्ट पर चाहिए हमें, तो हम लोग आर्मोल डार्ट को बंद करके हम पैटर्न मैनिपुलेशन की मेथड से जब हम करते हैं तो हम स्लेश एंड स्प्रेड मेथड में करते हैं, तो इस डार्ट को क्लोज करके हम क्या करते हैं, यहाँ शोल्डर पर डार्ट ओपन करते हैं और इस डार्ट को जब क्लोज करते हैं फुलनेस आती है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये शोल्डर लाइन है और ये आर्मोल लाइन है। प्रिंसेस लाइन आप आर्मोल से भी दे सकते हैं और शोल्डर से भी। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, जहां आपको डार्ट्स का यूज नहीं करना है लेकिन गारमेंट में आपको शेप भी देना है बॉडी पर, तब आप क्या करते हैं, डार्ट्स की जगह प्रिंसेस लाइन का यूज करते हैं। इसका यूज करके जैकेट्स, ब्लाउजेस, ड्रेसेस की जो बॉडी होती है वन पीसेस की, ये आप बना सकते हैं। पैच वर्क। पैच वर्क
आपको मैंने अभी बताया कि पैचवर्क में जो होता है एक निडल वर्क का एक फॉर्म है, तरीका है ये भी। इसमें छोटे छोटे पीसेस को आपस में जोड़कर और एक बड़ा डिजाइन तैयार किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं। और इसमें जो छोटे छोटे पीस होते हैं उनको जॉइंट करके और इस तरह से फैब्रिक तैयार किया जाता है। और इसके एक साइड पर फिर क्या करते हैं, पूरा फैब्रिक लगाकर इसको अंदर ये फिनिश हो जाता है और इस तरह से डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। कई बार जब हम लोग कोई कपड़े में प्रेस से जल गया है या खरोच आ गई है, घिस गया है, कट गया है, हम उसको रिपेयर करने के लिए भी पैच करते हैं। पैच इस तरह से पैच लगाते हैं, आप डेनिम्स में देखते हैं, जैकेट्स में। इस तरह से हम रिपेयरिंग के लिए भी यूज करते हैं और डेकोरेटिव पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। तो ये पैचवर्क दोनों तरह से यूज होता है। कैसे, एक तो आप डेकोरेशन के लिए कर सकते हैं, दूसरा आप इसको रिपेयरिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। ट्रेडिशनली जो पैचवर्क होता है उसे हाथ से किया जाता है, लेकिन आजकल इसके लिए मशीन्स का भी यूज किया जाता है और इससे बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स इस तरह से तैयार किए जाते हैं। फिर आपका पैटर्न। पैटर्न तो आप सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग किसी भी मेजरमेंट के अनुसार एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, आउटलाइंस बनाते हैं नाप के अनुसार किसी भी ड्रेस के लिए, उसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग की जब आउटलाइंस को ड्राफ्टिंग हम करते हैं, ड्राफ्टिंग को जब हम फुल स्केल में किसी पेपर पर करके, स्पेशली ब्राउन पेपर पर पैटर्न मेकिंग का काम किया जाता है, पैटर्न पर ड्राफ्ट करके उसकी आउटलाइंस को कट कर लिया जाता है ना, तब इसे हम क्या कहते हैं, जब कटिंग होके हमें प्रॉपर शेप में मिलता है जिसमें आपकी ईज भी इंक्लूड रहती है, इसमें आप सिम अलाउंस भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि इसी को रखकर आपको फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो इस तरह से जब ड्राफ्टिंग के आउटलाइंस को कट किया जाता है तो हम उससे क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, ये देख रहे हैं, फ्रंट है, बैक है, स्लीव्स हैं, इस कॉलर्स हैं, इस तरह से आपके जो पैटर्न बनते हैं। कई बार आप देखेंगे मार्केट में रेडीमेड पैटर्न मिलते हैं जो टिश्यू पेपर के ऊपर बने होते हैं, टिश्यू पेपर पर वो प्रिंट किए होते हैं और ये पैकेट्स में, एनवेलप्स में मार्केट में मिलते हैं। जिन लोगों को सिलाई तो आती है लेकिन कटिंग नहीं आती है, वो क्या करते हैं, इस तरह के पैटर्न का यूज करते हैं जिसे हम रेडीमेड पैटर्न या तैयार मार्केट में मिलने वाले जो पैटर्न होते हैं वो यूज करते हैं। जिन्हें सिलाई आती है लेकिन कटिंग नहीं आती है, उसके लिए रेडीमेड पैटर्न यूज किए जाते हैं। फिर पैड स्टिच। पैड स्टिच मतलब ये आप देख रहे हैं कॉलर का लैपल है। जब इसमें आपको फिक्स करना होता है कॉलर का, कॉलर को आप देखेंगे लैपल आप एकदम हार्ड होता है, ऐसा कैसा पोजीशन में सेट रहता है, ये एकदम से प्रॉपर शेप में और एज इट इज सेट रहता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हैंड स्टिचेस की जाती डायगोनली, वो इसको आपस में मिलाकर उनका स्ट्रक्चर और उनके शेप को फिक्स करने के लिए, उसे सेट करने के लिए, उसे हार्ड, यहाँ पर कैनवास से बहुत ज्यादा, कैनवास बहुत मोटा हो जाता है, उसके साथ ही कपड़े को रखकर इस तरह से पैडिंग स्टिच से इसे स्टिच कर दिया जाता। अब अगर इसमें पूरे में स्टिच नहीं करेंगे तो क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा चौड़ा होने से अंदर जो है ये हिल-डुल सकता है, या धुलने के बाद में वॉश जब होता है तो ये अंदर इसमें ऊपर से कुछ भी कपड़े में क्रीज ना दिखाई दे, रिंकल्स ना दिखाई दे, इसलिए इस पूरे को पैड स्टिच से इस तरह से पैक कर दिया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है। जैकेट्स के कॉलर्स पे, लैपल्स पर इस तरह की पैड स्टिच का यूज किया जाता है। पैक टॉप स्कर्ट। पैक टॉप स्कर्ट मतलब ये आप देख रहे हैं जो वेस्ट पर जो ये स्कर्ट होती है, इसको यहाँ पर प्लीट दी जाती है और हिप पर जाकर के ये थोड़ी सी इसकी जो प्लीट्स होती हैं वो खुलती हैं। गैदर्ड और प्लीटेड फुल वेस्ट दैट टैपर्ड्स एट द बॉटम, यहाँ इसमें प्लीट दी जाती है और ये नीचे जो इसकी बॉटम होती है वहां जाकर टैपर, यानी कि इसका जो चौड़ाई है बिल्कुल कम हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, इस तरह से शेप जब बनता है इसे क्या कहा जाता है, पैक टॉप स्कर्ट। फिर पेप्लम स्कर्ट। पेप्लम स्कर्ट जो है ये एक जो फ्रील वेस्ट पर, पेप्लम जनरली जो बोला जाता है वेस्ट पर लगने वाली एक फ्रील होती है जिसे पेप्लम बोलते हैं। ये वेस्ट पर स्कर्ट होगी तो भी वेस्ट पर लगाई जाएगी, टॉप में भी अगर आप लगाते हैं इस तरह से तो इसे वेस्ट पर लगाया जाता है। ये सर्कुलर भी हो सकती है, प्लीटेड भी हो सकती है और गैदर्ड भी हो सकती है, डिजाइन के अनुसार आप अलग अलग। लेकिन जब वेस्ट पर ये इस तरह की फ्रील दी जाती है तो इसे कहा जाता है पेप्लम। और इस तरह से जब स्कर्ट बनती है तो पेप्लम स्कर्ट, और टॉप बनता है तो उसे पेप्लम टॉप बोला जाता है।
इससे दो काम होते हैं, एक तो आपका गारमेंट जो अट्रैक्टिव बनता है, डिजाइनर बनता है, दूसरा कई बार बॉडी में आपके, जैसे कुछ लड़कियां बहुत स्लिम होती हैं, बॉडी शेप में नहीं होती है, तो उन लोग इस तरह से देखकर हिप पर, हिप वाले पोर्शन पर इस तरह से देखकर फ्लैट हिप को छुपा सकते हैं, वेस्ट पर इसे देखकर वेस्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये पेप्लम जो होते हैं ये डिजाइन के लिए भी, और हम कई बार इल्यूशन पैदा करने के लिए, भ्रम उत्पन्न करने के लिए भी हम इसको बनाते हैं। पेटल या ट्यूलिप स्लीव। अभी देखिए पेटल या ट्यूलिप स्लीव, पेटल मतलब होता है ट्यूलिप का फ्लावर होता है, उसके जैसा इसका शेप दिखाई देता है इस तरह से। इसका जो फ्रंट होता है वो ओवरलेप करता है, ये रैप्स होता है अक्रॉस द फ्रंट को अक्रॉस करता है, इसको क्रॉस करते हुए इसके ऊपर ये ओवरलेप करता है। ये इसकी कटिंग जो होती है, हम स्लीव्स की दो पार्ट कटिंग करते हैं, उसमें से फिर हम इस तरह से इसको कटिंग करके दोनों स्लीव्स को एक के ऊपर एक रख के इन्हें हम अलग अलग भागों में पाइपिंग से या लेस से फिनिश करते हैं, और इस तरह से दोनों को मिलाकर फिर हम एक स्लीव रेडी करते हैं। और ये ओवरलेप होने से इसका जो शेप है पेटल की तरह, जो पेटल होती है फ्लावर की, उसकी तरह दिखाई देता है। इस वजह से इसे पेटल या ट्यूलिप स्लीव कहा जाता है। फिर है पैगोडा स्लीव। ये जो स्लीव है इसका शेप एशियनिक बिल्डिंग जो है उसके नाम का, एशियन बिल्डिंग है जिसका नाम पैगोडा है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये जो स्लीव होती है, अब धीरे धीरे समय के साथ इस स्लीव का नाम खत्म हो गया है, लेकिन स्लीव आज भी ये चल रही है। इसे अब बेल स्लीव के नाम से जाना जाता है। इसका जो शेप होता है ऊपर, मतलब टॉप पर जो होती है बिल्कुल नैरो होती है, टाइट होती है, और नीचे आते आते इसका शेप जो है चौड़ा हो जाता है और फनल की तरह होता है। तो इस वजह से इसे फनल स्लीव भी कहा जाता है। लेकिन समय के साथ साथ 1920s तक जो है, सॉरी, ये पहले जो है इस तरह की स्लीव चलती थी, इसे पैगोडा स्लीव कहते थे। लेकिन अब जब ये स्लीव पहनी जा रही है, आज भी है, लेकिन इसका नाम बदल कर अब बेल स्लीव हो गया है। तो ये जो है बेल स्लीव का जो हम ओरिजिन कहेंगे कि कहाँ से आई, तो ये इसी से ही बेल स्लीव बनी है। पीटर पैन कॉलर के बारे में आप सभी जानते हैं कि पीटर पैन जो कॉलर होती है, ये फ्लैट कॉलर का एक डिजाइन है, राउंडेड होता है, और इसको हम कॉर्नर्स पर पाइपिंग लगाकर या डायरेक्ट इसे पलटकर भी फिनिश करते हैं। और ये ज्यादातर जो होती है बच्चों के कपड़ों में, फ्रॉक्स पर यूज की जाती है, बच्चों की फ्रॉक्स में, टॉप में यूज की जाती है। आजकल बड़ी लड़कियां और लेडीज ब्लाउज में भी इन पीटर पैन कॉलर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और इस तरह से इसे डेकोरेटिव बनाकर, नेक बैंड बनाकर डायरेक्ट भी इन्हें पहना जाता है। ये शेप, इस तरह की शेप में दिखाई देने वाली कॉलर को हम क्या कहते हैं, पीटर पैन कॉलर कहा जाता है। इसमें बैक में ओपनिंग रहती है। फिर है पिक स्टिच। पिक स्टिच मतलब होता है जो सिलाई हम लोग हाथ से करते हैं, यानी मशीन की जगह, जहां मशीन से सिलाई नहीं कर सकते हैं और उसकी जगह हम स्मॉल, छोटे छोटे से जो हाथ के टाँकों का यूज करते हैं गारमेंट पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिक स्टिच कहते हैं। ये बहुत फिनिश्ड होते हैं, मशीन की सिलाई की तरह ही दिखाई देते हैं, बहुत बारीक होते हैं, और इनका ज्यादातर जो कॉलर्स पर, जैकेट के लैपल पर, कॉलर के लैपल पर, वेलवेट के कपड़ों में अगर हम जिपर अटैच करते हैं, तो टॉप्सिम मशीन से अगर लगाते हैं तो वो वेलवेट के, उसके जो वेलवेट के जो पाइल होते हैं, नेप होते हैं, वो दब जाते हैं प्रेशर फुट से। तो उन पर भी हम लोग क्या करते हैं, टॉप्सिम देने के लिए इस तरह से हाथ से पिक स्टिच करते हैं। ये इस तरह से दिखाई देती है, इसे हम क्या कहेंगे, पिक स्टिच। मशीन से जहां सिलाई नहीं लगाई जा सकती है वहां पर हम लोग पिक स्टिच का यूज करते हैं। पाइपिंग, पाइपिंग का आप सभी जानते हैं कि ये बायस स्ट्रिप होती हैं और ये पट्टियां काटी जाती हैं, और उन्हें उसको जो किनारों पर फिनिश करने के लिए, स्पेशली जहां बायस बाइंडिंग की जाती है, यानी कि नेक पर, आर्महोल पर जहां कर्व शेप होते हैं, उन्हें फिनिश करने के लिए हम पाइपिंग का उपयोग करते हैं। पाइपिंग जो होती है आपकी सेल्फ मेड भी होती है, लेकिन आजकल रेडीमेड पाइपिंग भी बनी बनाई मिलती है जिनका भी यूज किया जाता है। लेकिन पाइपिंग जो ट्रिमिंग में आती है पाइपिंग, इसको हम कपड़े को डेकोरेट करने के लिए, नेक लाइन को डेकोरेटिव बनाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं, कंट्रास्ट कलर में भी यूज करते हैं। और पाइपिंग जो होती हैं बायस फैब्रिक से बनाई जाती हैं। और इसके अलावा ये जो है आपकी ट्रिमिंग है, पाइपिंग भी एक तरह की ट्रिमिंग है। ये सेल्फ मेड और रेडीमेड दोनों तरह की होती हैं। फिर पिंकिंग शेयर। पिंकिंग शेयर यानी कटावदार किनारों वाली केची को बोला जाता है पिंकिंग शेयर। इस शेयर से हम लोग
कपड़े के किनारों को, जो बहुत ही डेलिकेट फैब्रिक्स होते हैं, उनके किनारों से धागे निकलते हैं, उनमें हम इंटरलॉक करेंगे तो वो ऑड कलर, दूसरे कलर की दिखाई देती है। वहाँ फ्रेइंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिंकिंग सीजर से कपड़े को कटिंग कर देते हैं किनारों को, जिससे फ्रेइंग नहीं होती, यानी कि उसके धागे नहीं निकलते हैं और हमारा कपड़ा जो है प्रिवेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप पिंकिंग शेयर देख रहे हैं, इसे इस तरह से जिगजैग किनारों की कटिंग की जाती है। पिवोट, पिवोट जो होता है एक पॉइंट होता है जिस पर कि आपको पेंसिल या पिन की पॉइंट को रखकर हम पैटर्न को शिफ्ट करते हैं। तो एक जो पॉइंट होता है जहां हम पिन को रखकर बाकी पूरे पैटर्न को शिफ्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पिवोट कहते हैं। इसमें इससे हम डार्ट शिफ्ट करते हैं। आप जैसे कि अभी हम लोग कट, हम स्लैश एंड स्प्रेड करते हैं, स्लैश लगाकर दूसरी डार्ट पर स्प्रेड करते हैं। उसकी जगह अगर हम पिवोट मेथड से काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, बस डार्ट तो आपके पास रहती है पहले से, वेस्ट डार्ट या बस पॉइंट पर पिन रखा जाता है। उसके बाद में आपको जहां डार्ट शिफ्ट करनी है, देखिए यहाँ पर ये डार्ट हमने जो शिफ्ट की है, इस डार्ट को हमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो हम इस पैटर्न को यहाँ से पोजीशन उसकी सेम रखते हैं बस पॉइंट पर, और बाकी पूरे पैटर्न को घुमाते हैं, और जहां हमें नई डार्ट की लोकेशन चाहिए, यहाँ पर चाहिए, वहां हम इसे घुमाकर सेट करते हैं और फिर वहां हम पॉइंट लगाते हैं। वहां से फिर हम लोग इतना जो एरिया है, ये पुराना वाला और ये वाला, हम इसको कट करते हैं। अब हमारी जो डार्ट है कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। ये ओल्ड डार्ट थी, अब हम इस डार्ट को करेंगे क्लोज, वेस्ट डार्ट को जो है क्लोज करेंगे और ओपन कहाँ कर देंगे, ये न्यू वाले पॉइंट पर। अब आपको डार्ट मिलेगी यहाँ, और आपका जो शेप है बॉडी का वो भी एज इट इज रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर पोलो शर्ट, पोलो शर्ट यानी जो इस तरह के शर्ट होते हैं, पोलो शर्ट जो होते हैं, पोलो जो खेलते हैं उन लोग ज्यादातर इन शर्ट्स को पहनते हैं। इनकी एक विशेषता होती है कि ये वाले जो नीटेड फैब्रिक के बने होते हैं, पोलो शर्ट जो बनाए जाते हैं नीटेड फैब्रिक इनके लिए यूज किया जाता है। इनमें प्लेकेट छोटी होती है, मतलब फ्रंट में नेक पर प्लेकेट होती है जिसमें 3 बटन दिए होते हैं, और इसमें आपकी जो कॉलर है वो स्टैंड कॉलर में नहीं होता है, डायरेक्ट आपकी टेनिस कॉलर की तरह लगी होती है। तो इसे इसके लुक के कारण इसका जो फिक्स एक है बना हुआ है, इसी तरह से शर्ट बनाई जाती है, जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। और ये जो पोलो खेलने वाले जो लोग होते हैं वो लोग इन शर्ट्स को ज्यादातर पहनते हैं, तो इस वजह से इसका नाम जो है पोलो शर्ट्स रखा गया है। यहाँ आप देख रहे हैं इसका जो ओरिजिन, दे वर ओरिजिनली यूज्ड बाय पोलो प्लेयर्स ड्यूरिंग द 1920s, तभी से फिर इनका नाम जो है क्या हो गया है, पोलो शर्ट्स हो गया है। और ये शर्ट जो है नीटेड फैब्रिक में ज्यादातर बनाए जाते हैं बजाय वुवन क्लॉथ के। नेक्स्ट है क्विक ड्राई। क्विक ड्राई मतलब जल्दी से सूखने वाला। हम कई कपड़ों को हम देखते हैं जो बहुत अच्छी एब्जॉर्बेंसी होती है, उनमें वो एकदम से पानी को सोख लेते हैं। सॉक्स जो होते हैं, ज्यादातर आपके सॉक्स देखेंगे, सॉक्स का जो मटेरियल होता है पसीने को सोखता है, तो इनमें जो एबिलिटी होती है बहुत जल्दी फास्ट ड्राई होने की होती है। कॉटन में ये इस चीज की कमी होती है, कॉटन में क्वालिटी ज्यादा जनरली लेस टू फास्ट ड्राई। कॉटन का कपड़ा सूखता तो जल्दी है, लेकिन जब हम उसे निचोड़ कर सुखाते हैं तो वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है। लेकिन सिंथेटिक जो फैब्रिक्स होते हैं, नायलॉन या पॉलिस्टर, उनको आप देखेंगे कि अगर हम धोने के बाद में सुखाते हैं तो वो बहुत जल्दी, अगर आप मशीन में कभी कपड़ा ड्राई करते हैं ड्रायर में डाल के, तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो सिंथेटिक फाइबर्स के जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं वो इमीडिएट आपके सूख जाते हैं, लेकिन कॉटन एकदम से नहीं सूखता है। तो इस तरह की जिस फैब्रिक में क्वालिटी होती है उन्हें क्या कहा जाता है, क्विक ड्राई। ये आपको कपड़ों के जो लेबल होते हैं लगे हुए, उन पर आपको इंस्ट्रक्शन में ये चीज दिखाई देती है। फिर है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आप सभी जानते हैं, क्वालिटी गारमेंट सेक्टर में, अपैरल सेक्टर में स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहली स्टेज से, यानी कि सोर्सिंग रॉ मटेरियल से ही हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है क्वालिटी का। रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन किया जाता है, उनकी क्वालिटी चेक की जाती है। क्वालिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी सेल को, आपके काम को, आपके नाम को। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की हुई है तो आपका जो सेल है, यानी आपका प्रॉफिट जो होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है।
क्वालिटी जब अच्छी नहीं होती है, हम कई बार एक बार किसी ब्रांड का शर्ट या कुछ ड्रेस लेते हैं, कहीं से लेते हैं और वो अच्छा नहीं निकलता, हम कहते हैं घटिया क्वालिटी का है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, दोबारा हम वहां नहीं जाना पसंद करते हैं। इसीलिए क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी कोई अपीयरेंस इंडस्ट्री में आप जाते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल जो है एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, जहां पर पूरे गारमेंट की क्वालिटी को चेक किया जाता है। लेकिन इनिशियल जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज में क्वालिटी चेकिंग होती है। क्वालिटी चेकिंग को देखिए, क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दौरान आपको क्वालिटी की चेकिंग करनी चाहिए, फाइनल इंस्पेक्शन यानी आखिरी में। इसके अलावा जब आपका रॉ मटेरियल आता है वहां आपको चेकिंग होनी है। उसके बाद जब आप फैब्रिक को स्प्रेडिंग करते हैं, उसके पहले पूरे फैब्रिक को चेक किया जाता है, पूरे रोल को, कपड़े के पूरा जो थान होता है, रोल होता है, उसको पूरा खोलकर चेक किया जाता है। और इसके बाद में आपका जब लेआउट होता है, फिर कटिंग होती है। कटिंग के बाद जब आप पीसेस स्टिचिंग होने के लिए जाते हैं, तो जब कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है तब उनकी चेकिंग, उनमें सिलाई की पर इंच कितनी स्टिचेस आनी चाहिए, उसमें कौन सी सीम का यूज किया गया है, कहीं थ्रेड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं सिलाई खुल तो नहीं, लूज तो नहीं है, पकड़िंग तो नहीं है, इस तरह से सारी चेकिंग की जाती है। उसके बाद में जब पूरा गारमेंट असेंबल होता है, उसके बाद फिर उसकी चेकिंग की जाती है, मेजरमेंट चेक किए जाते हैं, प्रॉपर जो आपको स्पेसिफिकेशन शीट में मेजरमेंट मांगे गए हैं उसके अनुसार आपने गारमेंट आपका रेडी हुआ है या नहीं। इस तरह से हर एक स्टेज पर गारमेंट की आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी पूरी पूरी चेकिंग होती है। तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वालिटी मैनेजमेंट पूरा होता है, जिनके अंडर में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग लोग क्वालिटी चेकिंग का काम करते हैं। और क्वालिटी मैनेजर जो होता है उसे ऑल ओवर, वो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि उसने सब स्टेज पर काम किया और हर स्टेज पर इंस्पेक्शन करके वो क्वालिटी को चेक कर सके। तो इस तरह से आप देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अपैरल इंडस्ट्री में स्पेशली आपका प्रॉफिट इफेक्ट करता है क्वालिटी कंट्रोल से। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आपने अगर क्वालिटी मेंटेन की हुई है तो ऑब्वियसली आपको बहुत फायदा मिलेगा, और अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की है तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इससे आपकी जो क्या बोलना चाहिए, गुडविल खराब हो जाती है। तो क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आज हमारी क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास फिर आगे के टर्म्स को लेकर हम करेंगे। सॉरी, क्विलिंग और बचा है। क्विलिंग जो है, क्विलिंग की प्रोसेस, ये मैंने आपको बताया था, पिक जो होते हैं कपड़े की बुनाई में, चौड़ाई वाला धागा होता है, उसके लिए बॉबिन होती है। बॉबिन के अंदर इस तरह शटल होती है, शटल में इस तरह की बॉबिन होती है, इस पर जो धागा भरा जाता है, इस प्रोसेस को क्विलिंग बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्विलिंग। इस तरह से तैयार की जाती है और इन्हें शटल के अंदर लगाकर आपका वीविंग में, बुनाई में चौड़ाई वाले धागे को चलाया जाता है। फिर है क्विल्टिंग। क्विल्टिंग मतलब होता है, आप कोई भी कपड़ा है, देखिए इस कपड़े के नीचे फोम की एक लेयर है, एक नीचे इसके नीचे लाइनिंग लगा हुआ है और इस पर हैंडवर्क किया जा रहा है। तो इस तरह से क्विल्टिंग की प्रोसेस होती है। क्विल्टिंग करके दोहड़ जो ओढ़ने के होते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, कुछ जैकेट्स बनाए जाते हैं क्विल्टिंग करके। जो वुलन की जगह अगर आप इस तरह के हल्के जैकेट बनाते हैं जो गर्माहट प्रदान करते हैं, उनमें अंदर फोम की लेयर या फाइबर की लेयर लगाकर इस तरह से उनपे स्टिच की जाती है। आजकल जो क्विल्टिंग का काम है वो मशीनों से होने लगा है, अदरवाइज पहले क्विल्टिंग जो है हाथ से होती थी, और आज भी हाथ से की हुई क्विल्टिंग का बहुत ज्यादा एक क्रेज है। थैंक यू। अब आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है, आप टाइप कर दीजिए। गुड इवनिंग। नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। Okay, ma'am. Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you, ma'am. I am ending this meeting. ओके।